नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं और उन खबरों का मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है, और साथ ही आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इस मार्केट में क्या होनी चाहिए, टेक्निकली, फंडामेंटली, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ हैं अतुल चतुर्वेदी, प्रेसिडेंट हैं सीके सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। हमारे साथ नीरव देसाई हैं जीजीएन रिसर्च के, सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, और वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं तेल और तिलहन की खबर के साथ, क्योंकि यहां पर लगातार तेजी का माहौल बना हुआ है। आज भी दाम ऊपर है। तिलहन के मस्टर्ड का प्राइस करीब 1% तक ऊपर है। सोयाबीन में भी करीब करीब 0.25% की मजबूती है। सोया तेल मामूली कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन मार्केट अभी भी हायर लेवल को सस्टेन कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो यह कि आखिर तेल और तिलहन में इतनी बड़ी तेजी का माहौल क्यों बना हुआ है, इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण वजह है। पहले आपको रीजन बता दें और फिर हम अपने मेहमानों के पास चर्चा के लिए जाएंगे। सबसे पहली वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेजी आई पिछले दिनों, उसका इंपैक्ट हमने इंडियन मार्केट के ऊपर देखा, जिससे दाम यहां पर बढ़े। इसके अलावा एक बड़ी राहत की बात यह हुई कि सरकार ने संसद में यह बात कही, ये सवाल पूछा गया कि क्या तेल और तिलहन में जमाखोरी हो रही है, क्या होर्डिंग हो रही है, क्या ये सवाल पूछा गया था। पार्लियामेंट में इसका जवाब दिया गया कि राज्यों से जमाखोरी को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं है, मतलब तेल और तिलहन में जमाखोरी की कोई खबर नहीं आई है, कोई रिपोर्ट नहीं है। इससे भी मार्केट का सेंटीमेंट इसलिए बूस्ट हुआ है क्योंकि आपको याद होगा जब दालों पर स्टॉक लिमिट लगाई गई थी, तब इस बात की चर्चा जोरों से शुरू हो गई थी कि तेलों के दाम तो दालों के दाम से ज्यादा बढ़े हैं, तो जब दालों पर स्टॉक लिमिट लग सकती है तो तेलों पर क्यों नहीं। और बीच में ये खबर भी आई थी कि तेलों पर भी स्टॉक लिमिट लगाने पर शायद विचार चल रहा हो, लेकिन इस बयान के बाद इसकी संभावना फिलहाल टल गई है। ये खतरा टल गया है कि स्टॉक लिमिट तेल और तिलहन पर लगेगी। उससे भी मार्केट का सेंटीमेंट बूस्ट हुआ है और इसलिए दाम यहां पर लगातार बढ़ रहा है। तो अतुल जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि आप जरा बताएं कि यहां से अगर मैं स्पेशली आपसे तेल और तिलहन मार्केट के बारे में पूछूं कि क्या ये तेजी अभी थम गई है, ये कहना ठीक है, या आपको लगता है कि तेजी थमने में थोड़ा वक्त लगेगा, मतलब ये कि और दाम बढ़ेंगे अभी? मैं एक चीज आपसे आज शेयर करना चाहूंगा। हाँ। कि मई और जून का जो महीना था ना, हाँ। उसमें हिंदुस्तान में डिमांड डिस्ट्रक्शन काफी जबरदस्त हुआ था। पर जैसे ही जुलाई आया और धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगे और आउट ऑफ होम कंजम्पशन में भी थोड़ा बहुत इजाफा हुआ, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जुलाई महीने के अंदर डिमांड बहुत जबरदस्त तरीके से वापस आई है, और जो आज की तारीख में मार्केट में भी रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपके सारे तेलों के दाम काफी ऊंचे हो गए हैं। तो ये फैक्टर को डिनाई नहीं किया जा सकता। और आने वाले दिनों में देखिए, फेस्टिवल सीजन भी हिंदुस्तान में आने वाला है अगले महीने से, और धीरे धीरे कोरोना का इफेक्ट भी रिलेटिवली वीक होता जा रहा है हिंदुस्तान में, अनलाइक इंटरनेशनली। तो मैं समझता हूँ कि बाजार भी सपोर्टेड रहने चाहिए आने वाले दिनों में, कोई कारण नहीं है। तो बीच में ये भी खबरें थी कि सेंट्रल इंडिया में सोयाबीन की रकबे में भी थोड़ी तकलीफ आ रही है, और वो तो मैं समझता हूँ अब बात नहीं रह गई है। और पिछले 2-4-5 दिनों में जो बारिश हुई है, तो इससे ओवरऑल जो प्लांटिंग है वो प्रोबेबली जो लैग बिहाइंड कर रही थी वो वापस रिकवर कर जाएगी। तो अभी बाजार नीचे जाने का मेरे को तो थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है, और इंडिया इन एनी केस बाहर के ऊपर डिपेंडेंट है। बट इसके साथ में एक बार आपको जरूर कहना चाहूंगा, आपने पल्सेस की भी बात करी और स्टॉक होल्डिंग की भी बात करी। देखिए, जहां तक एडिबल ऑयल के ऊपर स्टॉक होल्डिंग का और स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर का लागू होने की बात है, वो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आज आपका 70% तो इम्पोर्टेड है, और इम्पोर्टेड जो कमोडिटीज होती हैं उस पर इन एनी केस एसेंशियल कमोडिटी टैक्स लागू नहीं होता। तो मैं समझता हूँ ये जो बातें उड़ रही थी कि इसके ऊपर भी लागू हो जाएगा, ये सब बेमानी थी, उसमें कोई खास ज्यादा दम था नहीं। एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये हिंदुस्तान का ये ऑफ सीजन का पीरियड है। सोयाबीन की भी क्रॉप खत्म सी होती रहती है इस पीरियड में, मस्टर्ड का भी पीक निकल चुका होता है,
तो डोमेस्टिक अराइवल्स लिमिटेड रहेंगे। तो ये सब चीजें बाजारों को अभी सपोर्ट करेंगे और इंटरनेशनली कोई अभी नरमी दिखाई नहीं दे रही है। आप कह रहे हैं कि जो सारे फैक्टर हैं अभी तेल के और तिलहन के ये तेजी के हैं और गिरावट की कोई खास वजह यहाँ पर आप कह रहे हैं कि दिख नहीं रही है। नीरव देसाई जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका रिसर्च स्पेशली अगर ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स की दो बड़ी कमोडिटी पर मैं आपसे पूछूं, सोयाबीन और मस्टर्ड, कि यहाँ पर आप इससे अगले मतलब आगे का टारगेट क्या है मस्टर्ड का? क्या मस्टर्ड अब 8,000 की तरफ जा सकता है या 8,000 का लेवल हम मस्टर्ड में देख सकते हैं? और क्या सोयाबीन का प्राइस हम 8,500 या उसके आसपास देख सकते हैं? बताएं सर नीरज जी। देखिए, मस्टर्ड का सिचुएशन ऐसा है कि मस्टर्ड ओवरऑल काफी अच्छा क्रशिंग होके काफी मस्टर्ड यूज हो गया। उस कारण से अगर ओनली मस्टर्ड की एसएनडी देखेंगे तो धीरे धीरे मस्टर्ड की एसएनडी टाइट होती जाएगी, सप्लाई कम होती जाएगी। पर मस्टर्ड ऑयल के साथ क्या है कि आप देखेंगे हर 200-300 रुपए बढ़ने के बाद वो एक ब्रेक लेता है, फिर उसके बाद में 100-150 रुपए घटता है, कई बार 300 रुपए भी घटता है। उसका कारण ये है कि मस्टर्ड ऑयल में एथिकल अनएथिकल ब्लेंडिंग सोया डीगम की, पाम ऑयल की, मतलब सोया और डीओ की या पाम ऑयल की या दूसरे तेलों की होती है। कहीं ना कहीं इंपोर्टेड ऑयल्स की अगर पैरिटी कम आती है तो उसको एक झटका लगता है, मार्केट नीचे आता है, फिर बाद में उसकी सप्लाई नहीं होने के कारण वो मार्केट बढ़ता है। दूसरा ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि सप्लाई बहुत ज्यादा टाइट होती जा रही है। सामने क्रशिंग मार्जिन जो मिलर को है वो भी कंटिन्यूस 1-1.5 महीने से नेगेटिव हो रखा है। सो मस्टर्ड क्या है, कहीं ना कहीं ये मार्जिन नेगेटिव होना या इंपोर्टेड ऑयल के कारण बीच बीच में करेक्शन लेता है, साथ ही में उसकी सप्लाई टाइट होने के कारण वो ऊपर जाता है। ये 8,000 जाएगा कि नहीं जाएगा ये डिपेंड करेगा ऑफ सीजन में इंटरनेशनल ऑयल्स के प्राइस क्या रहेंगे और कितना प्रीमियम उन ऑयल्स की लैंडेड के ऊपर मस्टर्ड सस्टेन कर पाए। पर मैं ये बोलूंगा कि एक ये इसी तरीके से रुक रुक के गाड़ी चलेगी, ऊपर जाएगी, फिर बाद में करेक्ट करेगी, और जहां पे जाके एक इंटरनेशनल ऑयल से बहुत ज्यादा अगर बड़ा प्रीमियम हो जाएगा तो फिर उसका मार्केट फिर उधर एप्रिसिएशन होना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। सोयाबीन की हम बात करते हैं, हाँ। तो सोयाबीन में 3 महीने अगस्त सितंबर या हल्का सा अक्टूबर को हम बोल दें तो अगस्त सितंबर का पीरियड एक अलग है जो ओल्ड क्रॉप पीरियड है। इसमें सप्लाई हमारे पास है नहीं, वर्ल्ड ओवर नॉन जीएमओ सीड हमको कहीं से ज्यादा मिल नहीं रहा है, तो उसके कारण जो भी हमारी डोमेस्टिक की डिमांड है उसके लिए सीड कहीं ना कहीं हमें शॉर्ट पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा मार्केट घटेगा नहीं ऐसा मुझे लगता है। पर कई चीजों में ऐसा भी रहता है कि जब जैसे कि अतुल जी ने बोला ये बहुत सही है कि एंड जून अर्ली जुलाई का वेदर हमारे यहाँ बहुत अच्छा नहीं रहा, उसके कारण ट्रेड को, इंडस्ट्री को बहुत एंग्जाइटी हो गई। पर 4-5 दिन में काफी बड़ा फर्क है। पर्टिकुलरली मैं इंदौर की बात करूं तो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग मॉनसून रहा टिल 15 जुलाई, पर पिछले 5-7 दिनों में यहाँ काफी चेंज आया है। मैं बोलूंगा 2 इंच के आसपास पानी पिछले 3-4 दिन में ऑलरेडी इंदौर में गिर चुका है। आज भी क्लाउडी वेदर है और रिमझिम पानी कहीं ना कहीं गिर रहा है, और जो अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप डेवलपमेंट है उसके लिए ये सफिशिएंट पानी है। क्रॉप में कंसर्न आया नहीं था, हमें लग रहा था कि आता, तो क्रॉप अभी सब जगह हेल्दी स्टेटस में थी, कहीं डिप्लीट हुई नहीं थी। अगर पानी नहीं आता तो डिप्लीट होती, पर ये पानी जो है एकदम अमृत की तरह बरसा है और आज की स्थिति में ये क्रॉप को संभाल लिया है। आने वाले समय में कैसा पानी गिरता है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आखिरी सवाल अतुल जी मेरा आपसे ये होगा सर, तो क्या ये फिलहाल माना जाए कि सस्ते तेल की उम्मीद लोग ना करें, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा तो ये मानना है कि पिछले 2 दशकों से हम लोगों ने अपने अर्बन कंज्यूमर को जरूरत से ज्यादा पैम्पर किया। ये मैं पहले भी एक बात को बोल चुका हूँ। अब जो बाजार के भाव हैं वो रियलिस्टिक लेवल है, वो इस लेवल पे हम लोगों के जो किसान भाई हैं जो ऑयल सीड को ग्रो करना चाहते हैं उनको सॉलिड इंसेंटिव मिलेगा। और दूसरा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं समझता हूँ कि ये जो पल्सेस का अपॉर्चुनिटी आई थी ना हिंदुस्तान में, जब पल्सेस के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे और उसके बाद अब देखिए किस जबरदस्त मतलब अपने यहाँ प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है, उसी तरह से मुझे लगता है आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में अगर ये भाव ठीक ठाक रहे तो अपना जो ऑयल सीड का किसान है ना वो काफी हद तक गेहूं और चावल और गेहूं चावल की साइकिल से थोड़ा हटके ऑयल सीड की तरफ भी उसका रुझान बढ़ेगा।
तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिल्वर लाइनिंग अपने लिए, अगर अपने यहाँ गवर्नमेंट इसको यूज कर सके और नेशनल मिशन जो बहुत दिनों से बंद फाइलों में पड़ा हुआ है वो बाहर निकल के आए। मैं समझता हूँ ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान के लिए। आप अतुल जी आपका, नीरज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि तेल और तिलहन में अभी क्या होगा। तो आप दोनों की राय यही है कि फंडामेंटली मार्केट बहुत स्ट्रांग है, लिहाजा यहां पर गिरावट की संभावना नहीं है, दाम आगे बढ़ सकते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ी भी और तेजी आती है तो यहां पर और आपको दाम बढ़ते हुए दिख सकते हैं। मतलब ये कुल मिलाकर की कीमतों में गिरावट की भी कोई संभावना नहीं है। वंदना जी, बिल्कुल संक्षेप में मैं आपसे ग्वार पर पूछना चाहता हूं, क्या ग्वार में भी अभी बाइंग का मौका है, खरीदना चाहिए ग्वार के फंडामेंटल को देखते हुए किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगी? जी मृत्युंजय जी, एकरेज का इशू आ रहा है यहाँ पे और मुझे लग रहा है कि ग्वार में क्रूड का भी सपोर्ट मिला है और अपसाइड ही यहाँ से मुझे दिख रहा है। कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड फिर से देखने को मिलेगा 4310 के करीब, मतलब 4310 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट को 4400 का दाम मुझे लग रहा है ग्वार सीट में आते हुए और 4400 आ सकता है और इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 4280 का आपके होगी ग्वार पर। चलिए, अभी चूंकि हम तेल और तिलहन की बात कर रहे थे तो आप बताएं कटके जी की पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स में, ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में आपकी टॉपिक क्या है इस वक्त? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि सोया रिफाइंड ऑयल में अभी भी दम बाकी है और प्राइसेस थोड़ा और इंप्रूवमेंट दिखा सकती हैं। मेरे हिसाब से 1400 के रेंज तक एक बार सोया ऑयल का प्राइस जो है देखने को मिल सकता है। जितने भी फंडामेंटल्स जो अपने दूसरे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया, मुझे लगता है मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव साइड रह सकता है। 1380 के रेंज में एक अच्छा एंट्री लेवल माना जा सकता है। 1370 का स्टॉप लॉस लगाते हुए 1400 और 1410 तक का लेवल इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि गोल्ड में, सिल्वर में और क्रूड में आपके लिए किस तरह से ट्रेड के मौके आज बन सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं गोल्ड की, और गोल्ड का मार्केट इस वक्त दबाव में है, करीब 150 रुपए नीचे है एमसीएक्स पर गोल्ड 47,423 के स्तर पर है और चांदी का मार्केट भी करीब करीब 250 रुपए नीचे है, 67,000 के नीचे। फंडामेंटल मार्केट के ये हैं कि इक्विटी और बॉन्ड यील्ड में जो रिकवरी आई है उसने बुलियन मार्केट के सेंटीमेंट को थोड़ा सा कमजोर किया है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी भी लोअर लेवल से रिकवर हुआ है, इससे भी थोड़ा दबाव बढ़ा है। हालांकि एक जो पॉजिटिव फंडामेंटल गोल्ड के लिए वो ये है कि सुरक्षित निवेश के तौर पर अभी भी जो बड़ी बाइंग है गोल्ड की वो बनी हुई है, और क्योंकि दुनिया में जो डेल्टा वेरिएंट है उसको लेकर खतरा बढ़ा है, तो लिहाजा एक सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बनी हुई है। तो क्या ऐसे में इस गिरावट पर बाइंग करनी चाहिए? कटके जी, क्या करना चाहिए गोल्ड में? जी मृत्युंजय जी, जैसे आपने बताया तकरीबन $1800 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी गोल्ड, इनफैक्ट स्लाइटली बिलो $1800 बोल सकते हैं। बट आने वाले समय में मुझे लगता है कि फेड का स्टांस जो है मॉनेटरी पॉलिसी को लेके अकोमोडेटिव रहेगा, थोड़ा लूज मॉनेटरी पॉलिसी रहेगा, तो इसका सपोर्ट जो है एज ए सेफ हेवन के तौर पे गोल्ड में देखने को मिल सकता है। जो करंट गिरावट है, जैसे आपने बताया, रिस्कियर असेट क्लासेस जो हैं जैसे इक्विटी मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इवन इन्वेस्टर्स का रिस्क एपेटाइट थोड़ा हाई पे है, डॉलर इंडेक्स उस वजह से मजबूती पे है, तो उसके वजह से प्राइसेस में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। बट इस डिप को मुझे लगता है कि बाई के तौर पे देखना चाहिए। 47,400 450 के रेंज में आज की तारीख में ट्रेड हो रहा है ये भाव। मुझे लगता है 47,300 350 का एक स्टॉप मेंटेन करते हुए अगर बाई करके चलते हैं तो 47,900 का लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, वंदना जी, चांदी पर आपका व्यू? चांदी का मार्केट भी नीचे है, 67,000 के नीचे, क्या किया जाए चांदी में? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ी गुंजाइश अभी और है यहाँ पे चांदी में बिकवाली के लिए, और थोड़ा सा प्रेशर ये कमोडिटी देख सकती है। 67,050 के लेवल पे एक यहाँ पे सेलिंग मैं इनिशिएट करवाना चाहूंगी, और मुझे लग रहा है कि ज्यादा बड़ा टारगेट ना रखे, 66,700 का एक टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 67,250 का है, और ओवरऑल जो है मेगा ट्रेंड जो है वो अभी भी यहाँ पे बुलिश है दोनों ही कमोडिटी में, लेकिन थोड़ा सा इंट्राडे के हिसाब से मुझे लग रहा है कि चांदी में फॉल आ सकती है। ओके, ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी चांदी के ऊपर। अब बात कर लेते हैं क्रूड की, और क्रूड में इस वक्त गिरावट है महज 10 रुपए की। हालांकि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक बढ़ा है और इसमें करीब 21 लाख बैरल की बढ़ोतरी हुई है। जेपी मॉर्गन ने डिमांड का अनुमान बढ़ा दिया है क्रूड का। तो बताएं कटके जी, क्रूड में क्या किया जाए, बाय या सेल?
बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्लोबल ऑयल डिमांड जो है 99.6 मिलियन बैरल पर डे के एवरेज आउट मतलब उस लेवल तक एवरेज आउट कर सकता है, ऐसा अंदेशा है, जो कि 5.4 मिलियन बैरल्स अप्रैल के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो डिमांड फोरकास्ट जबरदस्त है और इस रिस्क एपेटाइट में भी एक इंप्रूवमेंट जो है देखने को मिल रहा है। और इवन हालांकि 4 लाख बैरल्स पर डे के हिसाब से अगस्त से लेकर दिसंबर तक प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बट जो डिमांड की जो रिक्वायरमेंट है वो आपूर्ति नहीं कर पाएगी, उसके चलते हुए मुझे लगता है प्राइसेस थोड़ा पॉजिटिव बयास में रहेंगे। डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है 5210 और 5240 के रेंज में बाई करना चाहिए, 5170 का स्टॉप मेंटेन करते हुए 5300 और 5350 का टारगेट देखा जा सकता है। बिल्कुल संक्षेप में वंदना जी, बेस मेटल में आपकी टॉप पिक आज के लिए? मुझे लग रहा है कि चाइना में फ्लड की वजह से जिस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्शन में हॉल्ट आया है, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है बेस मेटल्स पे। यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग जो है कंटिन्यू हो सकती है लोअर लेवल से। 727 के रेंज में एक बार बाय करना चाहिए, 732 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 725 रुपीज का। चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका, और कटके जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।